तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने पहले भाग में 1 से लेकर और 25 तक बहुविकल्प वाले प्रश्नों को सॉल्व किया था और हमारे साथ थे पवन जी सर, गणित के व्याख्याता हैं और उन्होंने अब बहुत ही काफ़ी अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को सॉल्व करवाया था, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का पैटर्न भी बदल चुका है और उसमें बहुविकल्प वाले प्रश्न 18 प्रश्न आने वाले हैं। 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे और उनके अलावा 12 अति लघु उत्तरात्मक वाले प्रश्न होंगे। तो इन 36 नंबर के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने एक 200 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है। इस प्रश्नमाला को या प्रश्न सीरीज को, श्रृंखला को हम सॉल्व यहाँ कर रहे हैं। तो आगे के पार्ट में अभी हम प्रश्न संख्या 25 से लेकर जो स्टार्ट करने वाले हैं, आप सभी देखिए। इसके लिए प्रश्न संख्या 25, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक मूल क्या होगा। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समीकरण के मूल उस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। क्योंकि एक समीकरण है बराबर 0 भी है इसमें, तो इस समीकरण का मूल क्या होगा, इस समीकरण का मूल वो होगा नीचे दिए गए विकल्पों में से जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि x की जगह पर इनका मान रख के देते हैं, x बराबर 1 रख के देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है हमारा x की जगह पे। अब मैं यहाँ इस समीकरण में मान रख रहा हूँ 1 का वर्ग माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 बराबर 0 होना चाहिए। अब सॉल्व करके देखते हैं, 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 6 और 6 और 1 7 माइनस 5 बराबर, ये इधर 0 आना चाहिए था हमारा, जबकि ये 2 बराबर 0, 2 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे अगला मान रखते हैं, 6 का मान रखते हैं। तो 6 का वर्ग माइनस 5 गुणा 6 प्लस 6, इसको सरल करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, माइनस 5 6 की 30 प्लस 6। तो 36 धन धन वाली संख्याओं को यानी प्लस प्लस वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 36 और 6 42, 42 माइनस 30 बराबर कितना आया 12, जबकि बराबर आना चाहिए अपना कितना 0, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम x बराबर 3 रख के देखते हैं। यहाँ x बराबर 3 रखते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग माइनस 5 गुणा x यानी 3 प्लस 6, 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस 6, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 9 और 6 15 माइनस 15 बराबर 0। यहाँ 0 आ गया और 0 ही आना चाहिए था, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा 3 होगा। सा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 के मूल हैं। के मूल क्या होंगे, वास्तविक, समान, वास्तविक असमान और वास्तविक नहीं, और इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं या उनका व्यवहार कैसा होगा, वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक समान होंगे या वास्तविक असमान होंगे। इसके लिए हम एक राशि विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर चर्चा करते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा, यदि d का मान 0 के बराबर और d का मान 0 से छोटा है, ये तीन स्थितियां हमारे सामने आती हैं। d का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होते हैं, और असमान यानी अलग अलग होते हैं। d बराबर 0 आता है तो वास्तविक और समान मूल होते हैं, यानी दो मूल आते हैं लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं, एक ही मूल कह सकते हैं उसको। और अगर 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, या ये ध्यान रखना होता है। अब d का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, a बराबर कितना है 1। b क्या होता है, x का गुणांक कितना है -5, चिन्ह सहित लेते हैं। क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है 8। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालते हैं। b का मान कितना है -5 का वर्ग माइनस सूत्र से 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 8, कितना आया 5 का वर्ग 25 माइनस 8 एकम 8, 8 चौके 32, 25 में से 32 गई तो कितना बचा, माइनस के क्या बचे 7, माइनस 7, माइनस यानी 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 कहाँ है यहाँ, ये देखिए डी
जीरो से छोटा, डी का मान जीरो से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, अर्थात वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं कौन सा ऑप्शन है अपना? वास्तविक नहीं है से, तो ये सा वाला अपना उत्तर हो। प्रश्न संख्या 27, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कब होंगे? चूंकि ये तो एक सूत्र ही पूछ लिया गया है, तो सूत्र क्या था वास्तविक और समान के लिए? हमने देखा था वास्तविक मूल कब होते हैं? वास्तविक मूल होते हैं कि जब d ग्रेटर देन 0 और d बराबर 0 होता है। तो बराबर 0 में दोनों मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, या बराबर यानी समान आते हैं। तो समान मूल कब होंगे? जब d बराबर 0, यानी d बराबर 0, या क्या कह सकते हैं, d का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये छोटे या बड़े कैसे अक्षरों में लिख सकते हैं हम इसको? ये इसका मान क्या होना चाहिए? 0। या इसको ये भी कह सकते, अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 सही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा ये सा उत्तर होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं पक्षांतरण करके कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये अपना उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे। ये सेम वैसा ही प्रश्न है। मूल कब समान होते हैं? जब d बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। और पक्षांतरण करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर 4ac कहाँ है? ये ac है, ये 4ac है। ये देखिए, ये बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के मूल क्या है? एक समीकरण दे रहे, क्योंकि द्विघात समीकरण वाले अध्याय में जब भी आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं तो उसमें एक व्यक्त कर को ध्यान में रखना है कि व्यक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और उसका मूल इतना ध्यान रखना है, उसका मान जो आएगा d का मान या तो 0 से कम होगा, या 0 होगा, और या 0 से बड़ा होगा। या इसके मूल क्या होंगे? अब इसके हमें मूल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो प्रकार से हम यहाँ ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि दोनों मूल समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं है किस ऑप्शन के, या हम इसके लिए कौन सी विधि प्रयोग में करते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र की विधि, या इसके गुणनखंड करके बीच वाली संख्या के। अब यहाँ हम प्रश्न लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। 9x को तोड़ दो भागों में तोड़ते हैं 9x को। एक्स स्क्वायर इतने तोड़ना के गुणनफल पे एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है? 1। 18 एकम 18, यानी गुणा करने पर 18 आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? माइनस का 9 आए। तो माइनस का 9 आने के लिए हम देखते हैं कि 6 और 3 का गुणा करते हैं, 6 तिया 18 हो जाएगा, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका है? माइनस का, यानी जोड़ना है दोनों को तो एक ही चिन्ह के रखने पड़ेंगे हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 3x, जिस चिन्ह का यहाँ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह रखना पड़ेगा दोनों संख्याओं, क्योंकि जुड़ रहे हैं। अगर घटाने पड़ते तो बड़ी संख्या को इस चिन्ह के बराबर रखना पड़ता है, ऐसा ही चिन्ह। प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे ताकि हम गुणनखंड बना सकें। यहाँ से x कॉमन आया, तो यहाँ बच गया x माइनस 6, और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और 3 कॉमन आ जाता है, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जाता है और 18 में भी जाता है। यहाँ बच गया x, माइनस कॉमन लिया है, कोष्टक के आगे माइनस लगाने से अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, आगे के चिन्ह। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 18 6 बार भाग गया बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं, एक खंड ये है और एक खंड ये है, इन दोनों में एक ओवेनिष्ट संख्या हमारी आ रही है, ओवेनिष्ट राशि है x माइनस 6। x माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6, तो यहाँ आ गया, यहाँ बच गया x, और यहाँ x माइनस 6 बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया -3 बराबर 0। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर हो तो उनमें से कोई ना कोई एक संख्या जरूर 0 होगी, या तो दोनों ही 0 है और या एक 0 है, जब भी उनका गुणनफल 0 आ रहा है। तो अब यहाँ x या तो x माइनस 6 बराबर 0, इट इम्प्लाइज x बराबर 6, एक हल तो ये होगा, और या x माइनस 3 बराबर 0 बराबर, इट इम्प्लाइज पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 3 होगा। तो x बराबर 3 और x बराबर 6 हमारे दोनों उत्तर होंगे, क्योंकि 6 3 18 ये आ रहा है, ये इन दोनों मूलों को रखेंगे। अब देख, ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करेंगे,
देखते हैं ऑप्शन में कौन से में 3 और 6 दे रखे हैं, तो यहाँ सभी में माइनस 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 है, बिना माइनस के 3 और 6 ए ऑप्शन में है, इसलिए हमारा उत्तर आ होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में जो पद सबसे पहले लिखा हुआ है वही उसका प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद क्या होगा 4, और सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा पद क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है बी दूसरा पद है और ए कौन सा है, प्रथम पद है। दूसरा पद कौन सा है 10, 10 में से 4 को घटा दो, 10 माइनस 4 बराबर 6, यानी 6 तो आएगा हमारा सार्वंतर डी। डी का सूत्र होता है सार्वंतर का, तो सार्वंतर तो आ गया 6 और प्रथम पद आ गया 4, 4 और 6 वाला इसमें उत्तर होगा, 4 और 6 वाला बे, ये हमारा उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 31वां, समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा। तो सार्वंतर हम जानते हैं क्या, दूसरा पद सार्वंतर को, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, क्या होता है सार्वंतर। दूसरा पद कितना है अपना -1, इसमें से घटाना है कितना, प्रथम पद कौन सा है अपना -5, घटाएंगे बराबर -1, यहाँ कोष्टक के आगे माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 5 में से 1 गया तो 4, 4 कौन सा ऑप्शन है ए, ये हमारा उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के लिए हम क्या जानते हैं, कैसे पता करेंगे कोई भी सीरीज या श्रेणी जो दे रखी है वो समांतर श्रेणी होगी। उसके लिए हमेशा ये करो, बाद वाले पद में से ठीक पहले वाला पद घटाओ, अंतर अगर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। इसके लिए हम इस प्रश्न में सबसे पहले आ वाले प्रश्न को हल करते हैं, आ वाले ऑप्शन को। यहां देखते हैं अंतर 4 - 2 बराबर 2, और फिर इसमें से 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 - 4 बराबर 2, 8 में से 6 को घटाएंगे, 8 - 6 बराबर 2, और 16 में से 8 को घटाएंगे, 16 - 8 बराबर 8। तो देखिए सभी जगह अंतर समान है क्या, यहाँ 2 2 2 है, लेकिन यहाँ कितना है 8 है, ये अंतर समान नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। अब दूसरे प्रश्न पे, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 5/2 में से 2 को घटाना, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गए, तो जैसे किसी संख्या के ये भिन्न वाली संख्याएं, इनको घटाने के लिए हम क्या करते हैं, समान रूप से बनाने के लिए p/q में लिख लेते हैं। किसी संख्या के हर में कुछ संख्या नहीं लिखी हुई तो 1 मान लेते हैं। अब इनको वज्र गुणा करते हुए घटाएंगे, 1 का गुणा 5 से किया 5 एकम 5, माइनस 2 का गुणा 2 से किया 2 दूना 4, बटे हर की जो संख्या लिखी हुई है उनका भी गुणनफल यहाँ लिख देंगे, 2 एकम 2, 5 में से 4 गया तो 1/2। अब अगला अंतर देखते हैं, 3 - 5/2, 3 - 5/2 बराबर, उसी प्रकार से 2 तिया 6 माइनस 5 एकम 5/2 बराबर 1/2। अगला अंतर देखते हैं, 7/2 - 3 बराबर 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6/2 एकम 2 बराबर 1/2। यहाँ हम देखते हैं कि सभी अंतर कैसे आ रहे हैं, हमारे बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, इसलिए हमारा समांतर श्रेणी कौन सी होगी, बे होगी, ये हमारा उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, 3 पॉइंट सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है, व्यास जो होता है बराबर 2 गुणा त्रिज्या होता है, अर्थात त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है, बराबर 2 गुणा त्रिज्या कितनी आई अपनी, त्रिज्या दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 का 2 गुना कर दो, 3.5 का 2 गुना 7 सेमी, तो 7 सेमी हमारा क्या होगा, व्यास होगा, ये बे हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भारी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, अवधारणा समझते हैं कि ये एक वृत्त है और इस पर बाहर स्थित बिंदु ये रहा,
इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तो इधर खींची जा सकती है, एक इधर खींची जा सकती है, दो। अब तीसरी अगर मैं बीच में से खींचना चाहूंगा तो ये इसको छेद कर पार निकलेगी, जिससे छेदक रेखा कहते हैं। तो बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। अगर मान लो इसकी सतह पर कोई बिंदु यहाँ स्थित है, सतह पर कोई बिंदु स्थित है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? इससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींचना चाहें हम, जो वृत्त को छूती हुई निकले, ऐसे एक रेखा जाएगी जो वृत्त को दो स्थानों पर काटती हुई जाएगी। तो स्पर्श रेखा वही रेखा होती है जो वृत्त को एक स्थान पर एक स्थान पर स्पर्श करती है। ये काटती हुई जा रही है, इसलिए ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो अंदर से कोई स्पर्श रेखा जाती नहीं है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? दो। और वृत्त की सतह पर स्थित एक, परिधि पर स्थित बिंदु से एक, और अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बाहर स्थित बिंदु से दो, ये हमारा उत्तर होगा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त पर स्थित बिंदु है, एक स्पर्श रेखा होगी, हमने यहाँ निकाली थी, ये रही। और अगला प्रश्न है, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? खींची नहीं जा सकती, जीरो। इसलिए अपना उत्तर जीरो होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न हैं। इनको करने के लिए हम, जैसा पिछले भाग में भी सर ने बताया था चतुर्थांश के माध्यम से, कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, तो इसके लिए एक बार और चित्र बना लेते हैं। यहाँ ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, जो एक्स का ऋणात्मक भाग है। इधर वाई अक्ष है और इधर वाई डैश है, जो वाई का ऋणात्मक भाग है। धनात्मक भाग ऊपर होगा, एक्स अक्ष का धनात्मक भाग दाईं ओर और ऋणात्मक भाग बाईं ओर होगा। अब इनसे बनने वाले चतुर्थांश, एक तल को हमने चार भागों में बांट दिया, तो इनके निर्देशांक क्या होंगे? इसमें दोनों प्लस प्लस से मिलकर बना है, प्लस प्लस। किसी बिंदु के निर्देशांक को हम कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। तो एक्स वाला प्लस पहले और वाई वाला प्लस बाद में। यहाँ देखेंगे, यहाँ स्थित ये दूसरा चतुर्थांश है, ये प्रथम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा चतुर्थांश है। अब प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे, दोनों ही धनात्मक होंगे। यहाँ पे एक्स वाला पहले लिखा जाएगा माइनस में और वाई वाला प्लस में। यहाँ देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही माइनस के, माइनस माइनस। और चौथे में एक्स वाला पहले यानी प्लस कॉमा माइनस, वाई माइनस का होगा। अब यहाँ देखते हैं बिंदु 2-5 कौन से चतुर्थांश में होगा? 2 पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई। तो 2 कैसा है? प्लस का, और 5 कैसा है? माइनस का। देखिए प्लस कॉमा माइनस कहाँ लिखा हुआ है? प्लस कॉमा माइनस है चौथे चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ये इसका आंसर होगा। 0,2 कहाँ स्थित है? 0 देखिए एक्स अक्ष पर 0 चलना है, मूल बिंदु, ये बीच में मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। यहाँ से 0 चलना है एक्स अक्ष पर, यानी कि हिलना ही नहीं है, यहीं खड़े रहना है। और फिर वाई पे कितना जाना है? 2 जाना है। वाई पे 2 जाने के लिए हम वाई पे 2 जाएंगे, 1,2, ये आ गया। इसका मतलब हम केवल वाई अक्ष पर चले, अभी हम कोई चतुर्थांश के अंदर नहीं गए। तो ये बिंदु 0,2 कहाँ होगा? वाई अक्ष पर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। बिंदु 3,0 कहाँ स्थित है? एक्स अक्ष पे 3 जाना और वाई पे कितना जाना? वाई पे 0 जाना। तो एक्स पे 3 चलेंगे यहाँ से, 1 2 3, और वाई पे 0 यानी हिलना ही नहीं है, यही रहना है। तो ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ होगा ये बिंदु? एक्स अक्ष पर। ऑप्शन से हमारा सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 40वां। बिंदु 3-4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? किसी भी बिंदु की दूरी, जैसे ये हमारा चतुर्थांश तल बना हुआ है, एक्स वाई कार्तीय तल है। यहां कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक मान लो 3,4 है, यानी एक्स अक्ष पर 3 चला गया है, वाई अक्ष पर 4 चला गया।
ये बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी है जो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये वाली जो दूरी है वो वाई अक्ष से दूरी होगी। तो वाई अक्ष से ये कितना चला है, यहाँ 3 चला है, यानी कि जो एक्स निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं वाई अक्ष से चली दूरी, वाई अक्ष से चली दूरी। और जो वाई निर्देशांक होते हैं वो होते हैं एक्स अक्ष से चली दूरी। या एक्स अक्ष से कितना दूर होगा, 4 इकाई, और वाई अक्ष से कितना दूर होगा, 3 इकाई। अब यहाँ हमें पूछा है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो वाई निर्देशांक जो होता है ये जैसे माइनस है, -4 वाला है, -4 वाला बिंदु लेंगे तो 3 - 4 यहाँ बिंदु होगा। लेकिन ये वाई अक्ष से और एक्स अक्ष से पूछा है, एक्स अक्ष से कितना दूर होगा, ये वाला जो यहाँ चला गया है 4 इकाई दूरी एक्स अक्ष से होगी, ये हमारा उत्तर होगा। 3 वाई की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स निर्देशांक जो होगा वो वाई अक्ष से दूरी होगी, यानी कि 3। यहां हम इसको, इन ऐसे प्रश्नों को बहुत त्वरित गति से कर सकते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। प्रश्न है, निम्न में से वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। कोई भी बिंदु अगर मान लो ये एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर जाने के लिए इसने कुछ ना कुछ दूरी चली होगी, यानी एक्स अक्ष पे तो कुछ ना कुछ निर्देशांक चलता है, और उसके बाद वाई अक्ष पे जाता ही नहीं है क्योंकि वो एक्स अक्ष पर रह गया। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई बराबर होता है 0। इसी प्रकार अगर जो बिंदु वाई अक्ष पर है तो वो वाई पे तो कुछ ना कुछ दूरी चलता है, लेकिन एक्स अक्ष पर वो कुछ जाता ही नहीं है एक्स अक्ष की तरफ। तो यहाँ एक्स निर्देशांक 0 होता है, कब, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का x बराबर 0 और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का y बराबर 0 होता है। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जहां x का मान 0 होगा तो x का मान कहां लिखा जाता है बिंदु के निर्देशांक में, x पहले होता है y पीछे होता है। तो हम देखते हैं यहाँ कहां पर, यहाँ x बराबर 0 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी में कोई में 0 नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु 4, 5 में कोटि का मान क्या होगा। ये x, y किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जो x निर्देशांक होते हैं वो भुज कहलाते हैं, और y निर्देशांक होते हैं जो वो कोटि कहलाते हैं। तो y निर्देशांक देख लो कितना है, 5। y निर्देशांक कितना है 4, 5 में 5, तो ये कोटि होगी सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिंदु 3 - 7 में भुज का मान क्या है। तो आप ही बताइए भुज का मान क्या होगा। एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है, एक्स की जगह पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए 3 उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगी। हम निर्देशांक ज्यामिति में जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं अंडर रूट में भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, ऐसे ये होता है। तो ऐसे हम देख लेते हैं, दो बिंदु कौन कौन से हो गए हमारे। एक तो मूल बिंदु होगा जिसके निर्देशांक 0,0, और एक हमें दे रखा है x, y। तो x में से इसका x घटाना, x - 0 का वर्ग प्लस y - 0 का वर्ग बराबर कितना आ गया, किसी संख्या में से 0 घटा दे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और जो भी कहाँ है वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर x² प्लस y²। देखिए कहाँ है x² प्लस y², ये है हमारा पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ऐसे ही निकाल लेते हैं 2, 3 की दूरी, 2 और 3 है यहाँ, अंडर रूट में 2 - 0 का वर्ग, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 हमने अभी देखें, और प्लस में कोष्टक में 3 - 0 का वर्ग
बराबर अंडर रूट के अंदर 2 में से 0 गई तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर अंडर रूट में 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 बराबर अंडर रूट 13 इकाई। ये अपनी तो अंडर रूट 13 देखिए कहाँ है उत्तर, ब ऑप्शन में उत्तर है, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा। क्योंकि हम सारणी से जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1 और cot 45 का मान कितना होता है 1, दोनों को जोड़ दो उत्तर कितना आएगा 2। 2 है क्या कहीं भैया, देखो आपका ऑप्शन मिल गया, यही आपका उत्तर होगा। साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको निकालने के 2 तरीके हैं इस प्रश्न को करने के, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सर्वसम का भी है, क्योंकि हम सर्वसम का जानते हैं। सर्वसम का होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हमें साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 3/5। इस सूत्र में रख देंगे 3/5 का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब पक्षांतरण कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3/5 का वर्ग बराबर ये 1 माइनस 3/5 का वर्ग क्या होगा 3 का वर्ग 9, ऊपर का वर्ग ऊपर लिखेंगे और नीचे का वर्ग नीचे लिखेंगे, 5 का वर्ग क्या होगा 5 25, इसको घटा दो वही 25 एकम 25 माइनस 9 एकम 9 बटे 25 एकम 25, 25 में से 9 गए तो 16/25, 16/25 आया है अपना कॉस स्क्वायर थीटा का मान। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल ऐसे ही ले देते हैं, तो कॉस थीटा बराबर 16 का वर्गमूल 4 बटे 25 का वर्गमूल 5, कितना आंसर आया 4/5। तो 4/5 अपना पहला ऑप्शन है, यही उत्तर होगा आ। अगला प्रश्न देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। आप देखिए जब आपने सर्वसम का सूत्र पढ़े थे तो सेक स्क्वायर थीटा के संबंध का एक सूत्र पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र में या इस प्रश्न में जो हमें दिया है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया, -1 है तो -1, -1 से +1 कट गया, क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों आपने एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक की क्लास पहले ली, पवन सर ने, दूसरे पवन सर, चूंकि ये पवन स्क्वायर क्लास है, स्क्वायर के रूप में ही हमें जाना है और पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने। 1 से 25 तक आपने पहले प्रश्न किए हैं पहले भाग में, अब दूसरे भाग में हमने 50 तक प्रश्न किए हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे।